स्वागत है आप सभी का जीएस विज़न के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अरविंदर सिंह। तो अभी रिसेंटली अब जो है प्रवक्ता के बाद एलटी जो हैं एलटी इसके लिए वैकेंसी भी आ चुकी है। तो कुल पद हैं 1431 पद जो सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एलटी में जितने भी पद होते हैं 70% सीधी भर्ती द्वारा भरे जाते हैं और जो 30% हैं ये प्रमोशन होते हैं। 30% जो है प्रमोशन होते हैं। तो जो आपके पास सामने पद हैं 1431, ये 70% पद हैं जिन पे सीधी भर्ती होनी है और 30% या तो भरे जा चुके हैं या फिर कुछ पर भरे जाने की प्रक्रिया चल रही है। यानी कि कुल पद लगभग जो थे वो 2000 के आसपास थे, जिनमें से 1431 सीधी भर्ती के लिए है। तो आज के इस नोटिफिकेशन में बहुत सारी बातें मैं आपको क्लियर करूंगा कि आपको अप्लाई कैसे करना है और आप किस किस को भर सकते हैं और किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए जी, जो ये वीडियो है इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं। टेलीग्राम चैनल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो विज्ञापन है वो 13 अक्टूबर को आया है। आवेदन प्रारंभ हो रहा है 19 अक्टूबर से जो आवेदन प्रारंभ हो रहा है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि जो दे रखी है आपको 4 दिसंबर दे रखी है, 4 दिसंबर। और फीस जमा करने की अंतिम तिथि 6 दिसंबर है और लिखित परीक्षा संभावित तिथि मार्च, ये जो है ये अप्रैल में मान लीजिए, अप्रैल 2021 या अप्रैल मई हम बोल सकते हैं। लेकिन अप्रैल बोला है तो अप्रैल मान के चलेंगे भाई, क्योंकि 2022 में चुनाव भी आने हैं। तो 2021 में हो सकता है कि जो आपका आयोग है वो बहुत सटीक हो जाए, हर एग्ज़ाम सटीक कराए, समय पे कराए। हो सकता है कि आपको ज्वाइनिंग लेट मिले लेकिन परीक्षाएं समय पे कराए, ऐसा संभव हो सकता है। तो जितने भी विद्यार्थी जो एलटी लेक्चरर की तैयारी के लिए इंतजार कर रहे थे उन सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि एलटी लेक्चरर दोनों एक संग आ चुके हैं। लेकिन लेक्चरर में अभी भी एक डाउट है कि स्क्रीनिंग होगी कि नहीं होगी। उसके लिए मैंने स्टेटस लगाया भी था कि आयोग ने ये बोला है कि अगर लेक्चरर में ज़्यादा विद्यार्थी होते हैं, है ना, तो हम पहले स्क्रीनिंग करा सकते हैं। तो इसका मतलब है कि पॉसिबिलिटी है कि स्क्रीनिंग होगी। तो फिलहाल उसको साइड करते हैं और बात करते हैं हम आज एलटी पे कि एलटी की इस विज्ञप्ति में क्या है ऐसा खास। ठीक है, चलिए जी, एलटी की इस विज्ञप्ति के बारे में आप जानिए कि इसमें कुल 1431 पद हैं। ठीक है, 4 दिसंबर तक आप इसको भर सकते हैं। इस विज्ञापन में 13 विषयों के लिए पद हैं। 13 विषयों के लिए जो शिक्षक चाहिए उनके लिए जो पद हैं, और साथ बोला है कि सभी के लिए शैक्षिक अर्हताएं अलग अलग हैं, यानी कि जो क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो अलग अलग होगी सभी के लिए। तो चलिए उस पर नज़र मार लेंगे एक बार कि क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है और सभी के लिए। लेकिन इससे पहले एक बात जान लीजिए कि जो मेरे पास सवाल आए हैं अभी तक बहुत सारे, उनमें पहला सवाल ये था कि परीक्षा ऑफलाइन होगी या ऑनलाइन होगी। तो देखिए इस लाइन को ध्यान से पढ़िए, साफ साफ लिखा है कि अभ्यर्थियों की वस्तुनिष्ठ परीक्षा यानी कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा और वो ऑफलाइन और ऑनलाइन परीक्षा आयोजित कराई जा सकती है। यानी कि ऑफलाइन भी हो सकती है और ऑनलाइन भी हो सकती है, जिसकी सूचना आपको आयोग की वेबसाइट पर, डेली न्यूज़पेपर के द्वारा, इन सब के द्वारा आपको मिल सकती है या एसएमएस के द्वारा, ईमेल के द्वारा भी मिल सकती है। ठीक है जी, चलिए इसके बाद जो इसमें पद दिए गए हैं वो पद कौन कौन से हैं उन पे बात कर लेते हैं। देखिए पद जो हैं वो सबसे पहले आ जाइए आपके जो अच्छा, एक बात मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि मैंने भी आपको बताया था कि जो कुल पद होंगे, मान लेंगे 100% हैं, तो 70% जो है वो सीधी भर्ती से आते हैं और जो 30% हैं वो प्रमोट होके आएंगे। यानी कि उनके लिए सीधी भर्ती नहीं होगी, उनके लिए परीक्षा आयोजित नहीं होगी, ये प्रमोट होके आएंगे। अब जो 70% हैं, इन 70% में से 60% जो होते हैं, 60% वो जो होते हैं वो सामान्य होते हैं, यानी कि सभी के लिए हैं, उसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है। लेकिन जो 10% बचे उनमें वही अप्लाई करेंगे जो प्राइमरी लेवल के टीचर हैं। जो प्राइमरी लेवल के जो टीचर हैं वो अप्लाई करेंगे। मतलब साफ है, 60% पे आप अप्लाई कर सकते हैं और भी अप्लाई कर सकते हैं। 10% पे जो टीचर हैं वो वही अप्लाई करेंगे।
अच्छा, फिर ये भी बोल सकते हैं कि जो प्राइमरी लेवल का टीचर है वो 2 जगह अप्लाई कर सकता है, वो नॉर्मल में भी कर सकता है और वो जो 10% है वहां पर भी कर सकता है। अब फिर इसमें जो नॉर्मल आया, इसमें भी महिलाओं के लिए अलग अलग है, ठीक है जी। और जो 10% है इसमें भी महिलाओं के लिए अलग अलग है। इस बात को समझिएगा, इस विज्ञप्ति को लेके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। ये जो 60% है ना, 60% में पहले सामान्य शाखा आई। सामान्य में कौन भर सकता है? महिला और पुरुष कोई भी भर सकता है। लेकिन फिर उसके बाद 10% आएगा, तो 10 जो महिला वर्ग के लिए आएगा उसमें खाली महिला ही भर सकती हैं, ठीक है जी। फिर जो 10% आएगा ये वाला पार्ट, इसमें भी पहले सामान्य शाखा आएगी और उसके बाद महिला आएगी। तो महिलाओं का अलग अलग है, सीट डिसाइड है, इसमें साफ साफ दे रखा है। मैं एक बार आपको सरसरी नजर मरवा देता हूं। जैसे कि देखिए, हम पहले बात कर रहे हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं गढ़वाल मंडल के अंतर्गत 60% जो सीधी सीट है, सामान्य शाखा। अब सामान्य का मतलब क्या हुआ कि इसमें पुरुष और महिला दोनों होंगी, ठीक है। तो अब देखिए, इसमें सबसे पहला है हिंदी। हिंदी में कुल 102 पद हैं, ठीक है। और देखिए अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं पूरे, आप देख रहे होंगे पूरे। तो ये देखिए, ये अदर में लास्ट में कितने बचे? 61 बचे। तो बड़े ध्यान से इसको पढ़िए और इसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल के एक एक चीज़ ध्यान से देखिए। और मैं आपको हर चीज़ यहाँ बारीकी से नहीं बताऊंगा, मैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए आया हूँ। सेम देखिए, ऐसे इंग्लिश में 85 हैं, संस्कृत में 12 हैं, गणित में 76 हैं, विज्ञान में है 97, बहुत अच्छे पद हैं विज्ञान में, ठीक है जी। उसके अलावा आप आइए सामान्य अध्ययन में 27 हैं, यानी कि SST जिससे बोलते हैं। और कला में 101 है। भाई ये बड़ा विचित्र है। तो कला वाले तो विद्यार्थी भी कम होते हैं और कला में 101 पद दे दिए हैं। तो मुझे लगता है कि इस बार जो चांदी होने वाली है वो कला वालों की होने वाली है। इसके बाद व्यायाम में आइए, व्यायाम में भी बहुत अच्छे पद दे रखे हैं, 51 पोस्ट दे रखी हैं। ये गढ़वाल मंडल की बात कर रहे हैं भी हम। उसके बाद होम साइंस में 3 हैं, वाणिज्य में 9 हैं, संगीत में 1 पद है और उर्दू में आपके 3 पद दे रखे हैं। कुल मिला के पद होगा कितने? 567। ये 567 जो थे ये सामान्य शाखा में थे, जो 60% के अंतर्गत आते हैं, ठीक है जी। अब देखो, सहायक अध्यापिका, मैंने क्या बोला कि महिलाओं के लिए अलग होंगे। तो 60% वाले में महिला, जो महिला शाखा के लिए हैं, महिला शाखा के लिए आ जाइए। अब महिला शाखा के लिए आप देखेंगे तो इसमें हिंदी में आपके आए 4 पद, अंग्रेजी में आए 4। अब देखिए, महिला शाखा और सामान्य शाखा में क्या अंतर होता है। देखिए, जो सामान्य शाखा है वो उन स्कूल्स की बात कर रहे हैं जहां पर मेल फीमेल दोनों हैं। महिला शाखा उन स्कूल्स की बात कर रहे हैं जहां पर सिर्फ फीमेल स्टूडेंट्स से ही होते हैं। तो इस तरीके से जो फीमेल स्टूडेंट्स होंगे ऐसे स्कूल कम है, तो इसलिए इसमें पद भी कम है। लेकिन महिलाएं मायूस ना हो, महिलाओं को खुश होना चाहिए कि वो 2 जगह अप्लाई कर सकती हैं। वो सामान्य शाखा में भी कर सकती हैं और महिला शाखा में भी अप्लाई कर सकती हैं। तो महिलाओं के पास 2 अपॉर्चुनिटी हैं, ठीक है जी। इसी प्रकार इंग्लिश में 4 हैं, संस्कृत में 1 है, गणित में 9 है। फिर जो विज्ञान है 4 हैं, और जो आपका SST है, SST में भी 4 हैं। तो SST में कुल पद आएगा 31। बहुत विद्यार्थी SST के हैं, तो भैया जान लगा दो, क्योंकि पिछली बार कोई पद नहीं था SST में, कोई भी पद नहीं था। इस बार 31 पद हैं। 31 पद बहुत होते हैं भाई। अगर मेरे से पूछे, अगर मेरा LT होता तो मैं 31 पद देख के मायूस नहीं, मैं बहुत खुश हो रहा होता। क्यों? क्योंकि 31 में मुझे 1 चाहिए, मुझे 31 थोड़ी ना चाहिए। मुझे थोड़ी ना कि पहले 101 पद हो, सेंचुरी हो, मैं तभी भरूंगा। ना ना, हमें 1 पद चाहिए। उस 1 पद के लिए आप लड़ना शुरू कीजिए। कला में 5 हैं, व्यायाम में 6 हैं, गृह विज्ञान में 6 हैं, उर्दू में 1 है। तो कुल होगा कितना? 44। इसके बाद सहायक अध्यापक गढ़वाल मंडल के अंतर्गत जो 10% सीधी भर्ती सामान्य शाखा, यानी मैंने आपको बताया था ना भी कि 60 सामान्य के लिए है ना। अब देखो 10% वो दूसरा आ गया। इसमें आपका हिंदी में 13 है, अंग्रेजी में 11 है, संस्कृत में 1 है, गणित में 1 है, विज्ञान में भी 11 दे रखे हैं, ठीक है जी। और आपका जो SST है इसमें 4 हैं, कला में 6 हैं, व्यायाम में 10 हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखो महिला शाखा आ गया। इस तरीके से आप इनको पूरा देखते रहेंगे। अब इस विज्ञप्ति को पूरा पढ़िए। गढ़वाल के बाद कुमाऊं मंडल शुरू हो जाएगा। आप कुमाऊं मंडल में भी पूरा इसको देखिएगा। इस तरीके से मैंने आपको देखने का तरीका बता दिया है कि देखने के तरीके 2, पहला ये होगा कि आप जो 70% सीधी भर्ती से होंगे, 30% प्रमोट होके आएंगे, 70% जो सीधी भर्ती से आ रहे हैं उनमें से 60% सभी के लिए है, 10% जो है वो प्राइमरी लेवल के टीचर्स के लिए आएगा आपका, ठीक है जी। तो चलिए जी,
अब जो है कुछ और जो बारीकी की बातें उनको कर लेते हैं। ठीक है, अब जो बात मैंने आपको बोली भी थी कि जो महिला शाखा के अंतर्गत सहायक अध्यापिका के पद महिला अभ्यर्थियों से ही भरे जाएंगे। सामान्य शाखा में पुरुष और महिला दोनों, मतलब महिला दो तरीके से भर सकते हैं, सामान्य शाखा में भी और महिला शाखा में भी। ठीक है, ठीक है, जो बात मैंने आपको बता दी है पूरी ये सारी बातें देखो, इसमें वही बातें हैं। ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखिए संबंधित जो लिखा शैक्षिक अर्हता ना होने पर यदि किसी विद्यार्थी द्वारा विशेष में राष्ट्रीय अध्यापक परीक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से 4 वर्षीय BA.Ed या BS.Ed की उपाधि प्राप्त की गई हो, इसकी बात तो हम आगे भी कर लेंगे, इसके बारे में आगे भी बोल रहा है वो। ठीक है, अब आ जाओ, सबसे महत्वपूर्ण ये है शैक्षिक अर्हता क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये बड़ा खास है जी। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। पहला आ जाइए जी SST, जो आपका SST है यानी कि सामान्य अध्ययन। अगर आप सामान्य अध्ययन से फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो ध्यान रखिए, किसी भी विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र और इतिहास यानी कि ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री में से किन्हीं 2 विषयों में स्नातक की उपाधि यानी कि ग्रेजुएशन में इन 4 विषयों में से 2 आपके पास होने चाहिए। ग्रेजुएशन में इन 4 यानी कौन कौन से हो गए, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी एंड हिस्ट्री, इन 4 में से 2 विषय ग्रेजुएशन में आपके पास होने चाहिए। लेकिन उन 2 विषयों में से एक विषय आपके पास तीसरे साल तक रहना चाहिए यानी कि फाइनल ईयर तक रहना चाहिए, और शेष एक जो है वो द्वितीय वर्ष तक रहना चाहिए। ये बहुत खास बिंदु है, विद्यार्थी यहीं पर बहुत गड़बड़ कर देते हैं। मैं फिर बोल रहा हूं कि यही 4 चलेंगे, इन 4 के अलावा कोई और चलेंगे नहीं। इन 4 में से किन्हीं भी 2 विषयों में आपने ग्रेजुएशन किया हो, और उन 2 में से भी एक विषय में आपने कंप्लीट ग्रेजुएशन किया हो यानी कि 3 साल, और जो एक है उससे आपने 2 साल द्वितीय वर्ष तक की पढ़ाई पूरी की हो। ठीक है, इसके अलावा किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान या महाविद्यालय से LT डिप्लोमा या BEd की उपाधि। ठीक है जी, BEd की उपाधि आपको जरूरी है। इसके अलावा जो NCERT है कि ये अथवा है, यानी अगर ऐसा नहीं है तो ये ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये दूसरे पॉइंट के ना होने पर उसका अल्टरनेट है। NCERT की क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान से 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स यानी कि BA.Ed जो है वो भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, इतिहास विषयों में से किन 2 विषयों के साथ उत्तीर्ण हो। ठीक है जी, ये SST के बारे में आपको दिया गया है। चलो जी, अब बात कर लेते थोड़ा सा गणित की। अब देखो, गणित जब मैथ की बात आई है तो मैथ के साथ बात आएगी फिजिक्स की भी। ठीक है, तो साफ बोला कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से 1 गणित, 2 भौतिक विज्ञान विषयों के साथ विज्ञान के साथ स्नातक की उपाधि, परंतु तृतीय वर्ष में गणित अथवा भौतिकी विषय और प्रथम 2 वर्षों में गणित तथा भौतिकी विषय दोनों अनिवार्य हैं। यानी कि मैं आपको समझाऊं कि ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में आपके पास मैथ और फिजिक्स तो होनी चाहिए, फाइनल में मैथ या फिजिक्स दोनों में से कोई भी एक है तो चलेगा। पहले 2 वर्ष में दोनों होनी चाहिए, फिर वही सेम बातें जो हमने पहले ही पढ़ी थी। ठीक है जी, चलिए जी, अब आ जाइए साइंस यानी कि विज्ञान में क्या बोल रहा है। विज्ञान में बोल रहा है कि विश्वविद्यालय, वही बात, 1 रसायन और दूसरा जंतु विज्ञान और तीसरा वनस्पति विज्ञान के साथ आपने ग्रेजुएशन किया हो। ठीक है जी, सिंपल साफ लिखा है कि ग्रेजुएशन केमिस्ट्री और एंड आया है, एंड मतलब प्लस, आपको अल्टरनेट नहीं दे रहा। ठीक है जी, और इसके अलावा जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के साथ आपका स्नातक पूरा होना चाहिए। बाकी 2 बातें पहले जैसी सेम है इसके नीचे। ठीक है, ओके। इसके बाद आ रही है फिर हिंदी में क्या है, हिंदी और संस्कृत दोनों को मिला के पढ़ेंगे। इसने बोला कि किसी विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य जो अंतिम वर्ष तक अनिवार्य रहा हो, मतलब कि आपने हिंदी लिटरेचर से ग्रेजुएशन किया है, ठीक है, और हिंदी लिटरेचर आपके साथ अंतिम वर्ष तक रहा हो यानी कि फाइनल ईयर तक रहा हो, और इसके साथ और क्या चाहिए, उत्तराखंड विश्वविद्यालय परिषद / माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश या समकक्ष शिक्षा परिषद से इंटरमीडिएट परीक्षा या उसके समकक्ष परीक्षा में संस्कृत के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
यानी कि हिंदी वालों को ग्रेजुएशन तो आपने हिंदी में किया हो, हिंदी लिटरेचर से, लेकिन आपके पास इंटरमीडिएट लेवल या उसके समतुल्य कोई और परीक्षा में आपने इंटरमीडिएट जो है, इंटरमीडिएट में संस्कृत से उत्तीर्ण किया हो। यदि किसी अभ्यर्थी के पास इंटर स्तर पर संस्कृत विषय ना रहा हो तो स्नातक स्तर पर संस्कृत एक विषय के रूप में अवश्य रहा हो। मतलब साफ है कि हिंदी लिटरेचर वालों को संस्कृत से या तो इंटरमीडिएट क्वालिफाई किया हो या ग्रेजुएशन लेवल पर संस्कृत एक विषय के रूप में अवश्य रूप से रहा हो। बाकी दोनों बातें सेम हैं, आप इनको देख लीजिएगा। पहली हमारे लिए बड़ी खास होती है। अब आइए जी अगली बात करते हैं हम किस पे, जो आपका संस्कृत है। उल्टा कर दीजिए, ग्रेजुएशन आपको चाहिए संस्कृत से, ठीक है जी, संस्कृत लिटरेचर ग्रेजुएशन इससे चाहिए आपको। और जो आपका उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद ये जो और अन्य बातें बोल रहा है, जो ये जो अन्य बातें बोल रहा है, मतलब कि या तो आपने वही बात इंटरमीडिएट लेवल पे आपने हिंदी से क्वालिफाई किया हो या ग्रेजुएशन पे आपके पास हिंदी एक विषय के रूप में हो। यानी कि संस्कृत वालों के पास हिंदी की बात कर रही है और हिंदी वालों के पास संस्कृत की बात की जा रही है, ठीक है। इसके अलावा अगली बात उर्दू में क्या ही है। उर्दू में तो साफ लिखा है कि किसी विश्वविद्यालय से उर्दू की से आपने ग्रेजुएशन क्वालिफाई किया हो, फाइनल ईयर तक रहना चाहिए आपके पास। अंग्रेजी में अंग्रेजी फाइनल ईयर तक कोई अल्टरनेट नहीं है, ठीक है जी। हिंदी में तो संस्कृत भी बोला था, संस्कृत भी होना चाहिए, लेकिन इंग्लिश में साफ है कि इंग्लिश लिटरेचर से आपने क्वालिफाई किया हो, ठीक है। इसके बाद जो अगला आपका आता है बंगाली। बंगाली में वही बात होगी कि बंगाली साहित्य से आपने ग्रेजुएशन किया हो। उसके बाद आता है पंजाबी, आपने पंजाबी साहित्य से ग्रेजुएशन किया हो, ठीक है। उसके बाद आता है कला, साफ है भाई, ड्राइंग, पेंटिंग, फाइन आर्ट पेंटिंग, विजुअल आर्ट पेंटिंग में स्नातक की उपाधि आपने ली हो, ठीक है। उसके बाद शारीरिक शिक्षा, इसमें आपने जो है ग्रेजुएशन की उपाधि ली हो, साफ साफ बोला है। इसके बाद संगीत, संगीत में बोला है कि विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संगीत वादन और गायन में स्नातक की उपाधि और साथ में आपको बीएड की उपाधि भी। देखो इसमें कुछ अल्टरनेट भी दे रखे हैं, ये स्वर और वाद्य में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संगीत में सीनियर डिप्लोमा वगैरह वगैरह, ये बातें आई हैं, ठीक है। चलिए जी अगला देखते हैं। होम साइंस वही बात जो बोली है और वाणिज्य में वही बात बोली है, ठीक है, ठीक है। अब आ जाते हैं अन्य बातों पर। सबसे महत्वपूर्ण बात, इसके लिए बहुत सारे फोन मैसेज आए हैं। अभ्यर्थी को एलटी पद हेतु नियुक्ति हेतु सीटेट, यूटेट सेकंड एंड सीटेट सेकंड परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। ध्यान रखिए, सीटेट सेकंड और यूटेट सेकंड परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। और नीचे ये भी दिखा दिया गया है कि परीक्षा में श्रेणीवार इतने अंक अर्जित होने चाहिए, जैसे कि 60, 60, 75, 90, 90। ये आप सभी जानते हैं कि यही रेशियो होता है हमेशा, ठीक है, ओके। इसके बाद जो है जो विभागीय लिखित परीक्षा है उसके बारे में जो बातें बोली गई हैं, है ना, जो विभाग की लिखित परीक्षा होगी तो उसके बारे में जो 10% पर है सीधी भर्ती में, उसके बारे में आपको दे दिया गया है कि लिखित परीक्षा द्वारा भर्ती हेतु राजकीय प्रारंभिक शिक्षा सेवा के अंतर्गत कार्यरत ऐसे प्रधानाध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय सहायक अध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय सहायक अध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सहायक अध्यापक, प्राथमिक शिक्षा विद्यालय, इन सब में आपने स्नातक की उपाधि वगैरह वगैरह इन सबको आपको बोलना है, ठीक है। अब आइए अन्य बातें बड़ी खास हैं। परीक्षा कैसे होगी? 100 अंक होंगे, 2 घंटे की होगी, 70 मार्क्स का सब्जेक्ट आएगा और 30 का पैडोलॉजी का पार्ट आएगा, ठीक है जी। और वही बात जो आयोग हमेशा बोलता है, अगर 2 विद्यार्थियों के अंक समान होते हैं किसी विषय में, तो जो उम्र में ज़्यादा है बड़ा, यानी कि ज्येष्ठ अभ्यर्थी है, उसको वरीयता मिलेगी, उसको प्रेफरेंस मिलेगा, ठीक है जी। लिखित परीक्षा में देखिए साहब बोला कि अंग्रेजी हिंदी दोनों भाषा में आयोजित की जाएगी, ठीक है। और दोनों मंडल, इनकी गढ़वाल मंडल, कुमाऊं मंडल, दोनों पर तिथि और समय पर एक ही होगा, ठीक है। सामान्य और ओबीसी को 45%, अनुसूचित जाति और जनजाति को 35% लाना अनिवार्य होगा, अन्यथा वे परीक्षा में अनर्ह माने जाएंगे, ठीक है जी। ये आपको लाना जरूरी होगा। उसके अलावा फिर वही बात कि 1 नंबर का क्वेश्चन होगा, दंडात्मक गलत करने पर 1/4 जो है वो कट जाएगा, ठीक है। इन सब चीज़ों को देख लेना, ये नॉर्मल है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। जो समझाने लायक बात है मैं उन बातों पे अभी डिस्कस करूंगा,
ये बातें आप खुद भी देख सकते हैं। ये लो जी, ये बहुत बड़ा सवाल आता है विद्यार्थियों का, आयु गणना। देखिए प्रवक्ता में भी 1 जुलाई 2020 को आधार लिया था, यहाँ पर भी 1 जुलाई 2020 को आधार लिया है, तो आयु गणना निश्चय होगा आपका 1 जुलाई 2020 से, ठीक है। और अभ्यर्थी की आयु 1 जुलाई 2020 को न्यूनतम 21 और अधिकतम 42, यानी कि जो आयु की रेंज है वो 21 से 42 जो है वो होनी है, ठीक है जी। चलिए कुछ और बातें जो हैं और जो इसमें रह गई हैं, 13वां पॉइंट देख लेते हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह गा की सीधी भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसने अपना हाई स्कूल और इंटर तथा इनके समकक्ष जो अन्य हैं वो शिक्षा उत्तराखंड राज्य स्तर से मान्यता प्राप्त संस्थान से ली हो। लेकिन ये किसके लिए है? सैनिक, अर्धसैनिक वगैरह वगैरह, इसको आप देख लीजिएगा, ये हमेशा एक वही रहता है, सेम रहता है। अनापत्ति प्रमाण पत्र राष्ट्रीयता, इसमें मेरे को समझाने लायक है नहीं, आप देख लीजिए इसमें, ठीक है जी। वैवाहिक स्थिति ऐसा कुछ खास नहीं है। और चरित्र, करैक्टर, वो तो आपको पता कि ठीक हमेशा मांगता है, ठीक है। और इसमें जो अन्य बातें हैं मैं आपके काम की बात कर देता हूं कि आपको और किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, ठीक है, ठीक है। अब आ जाइए इस पॉइंट पे। अब आवेदन करना है तो देखिए, जिन्होंने यूके SSSC पर आवेदन कर दिया था पहले, OTR कर दिया था, OTR, उनका OTR वैलिड नहीं होगा, इसके लिए दोबारा OTR करना पड़ेगा। आज के लेक्चर का सबसे बड़ा सवाल जो विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि जिन्होंने OTR कर दिया है पहले ही, क्योंकि पहले ही बहुत लोगों ने एडवांस में OTR करा था, तो क्या वो वैलिड होगा? जवाब है नहीं होगा। आज के लिए आपको दोबारा OTR करना होगा साइट www.ssc.uk.gov.in, ठीक है जी। आप इस पे अपना OTR कर सकते हैं। अब देखिए वही बात जो मैं आपसे बोल रहा था कि किसी भी अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में भरा गया OTR काम नहीं आएगा। इस परीक्षा की विशेष अहिर्ता की जटिलता को देखते हुए नया तैयार आवेदन पत्र पूरा भरा जाना जरूरी है, ठीक है जी। ओके, उम्मीदवार को ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर देना है। ये फोटो का साइज देख लीजिए आप, इस तरीके की फोटो जो है वो पहले से अपने साथ रखिए, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा शुल्क कितना होगा, शुल्क आपको इसमें बता दिया गया है कि इसके लिए इतना इतना शुल्क है, आप इसको देख लीजिए, ठीक है। ओके, अच्छा, एक ये आपको सब बताया गया है आपको कैसे भरना है। एक सजेशन मैं आपको लोगों को देना चाहता हूं कि आप ऐसा करना कि जब आप ऑनलाइन इसको फिल कर देंगे, इस विज्ञप्ति को जब आप ऑनलाइन फिल कर देंगे, तो एक आपको इसका प्रिंट आउट जरूर लेना है। प्रिंट आउट जरूर लेना है कि भविष्य में कोई ऐसी बात होगी, तो जैसे माना कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया, कुछ और हो गया, तो क्यों हुआ, तो आयोग से संवाद करना है, आयोग से कोई आपको बात जाननी, तो प्रिंट आउट जरूर लेना, ठीक है जी। ये मैं हमेशा आप लोगों को राय देता हूं। तो ये तो थी इस भर्ती की खास बातें। इससे संबंधित कोई अन्य डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बने रहिए GS रिवीजन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।